जीएस विद शैलेंद्र नामक इस मंच पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में हम लोग जो अनुसूचियों के टॉपिक को पढ़ रहे थे उसमें कुछ अनुसूचियों की डिमांड है कि उसको डीप से जाना जाए। तो उसी क्रम में एक अनुसूची 10 है जिसको हम अलग से पढ़ रहे हैं। तो इस अनुसूची के संबंध में हम जानेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, इस अनुसूची को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। तो हाँ, ये प्रश्न है कि ये क्यों जोड़ा गया, क्यों इसकी आवश्यकता हुई इस अनुसूची को जोड़ने के लिए। तो इसका उद्देश्य था जो जनादेश है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का, उसकी संरक्षा करना, उसकी रक्षण करना। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रारंभिक दौर में जब कांग्रेस का प्रभुत्व था, कांग्रेस दलों की राज्य और संघ स्तर पे उसकी सरकारें बहुमत के साथ बनती थी, तब तक तो दिक्कतें नहीं थी। लेकिन जब कालांतर में छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और वो दल जो है राजनीति में एक प्रभावी भूमिका में आ गए, यद्यप वो स्वयं में किसी सरकार को गठित करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है सदन में उनकी संख्या अच्छी खासी पहुंचने लगी। परिणाम क्या हुआ कि जब जनादेश बंटने लगा विभिन्न क्षेत्रीय दलों के उदय के फलस्वरूप, तो स्पष्ट बहुमत वाली सरकारें या किसी दल को बहुत भारी बहुमत से सरकारें बनाना कठिन होने लगा। तो फिर क्या शुरू हुआ? फिर हुआ शुरू सदस्यों की खरीद फरोख्त का, या उनको लालच देकर या उनको पदों का लालच देकर कि आपको ये मंत्री बना दिया जाएगा, आपको ये पद दे दिया जाएगा, उनके दूसरे दलों के सदस्यों को तोड़कर अपने दल में मिला लेने की। तो ऐसी स्थिति में ये सरेआम जो हमारे जो जनादेश है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, उसकी अवहेलना की जाने लगी। ठीक है, क्योंकि सदस्य एक अमुक दल का सदस्य, दो दलों के सदस्य आपस में प्रतिद्वंदी थे और एक सदस्य जीत गया चुनाव में, लेकिन चुनाव के पश्चात उस दल को अपने दल में मिला लिया गया, यानी उसके अगेंस्ट ही उसको जिताया गया, जनता ने जिताया, लेकिन उसके बावजूद उसकी अवहेलना करते हुए बाद में वो सदस्य उसके अपने विपक्षी दल में ही शामिल हो गए। तो ऐसे जनादेश के उल्लंघन को रोकने के लिए इस अनुसूची को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो अब ये करता क्या है? ये अनुसूची देखिए दो बातों को स्पष्ट करता है। एक तो ये बताता है कि दल बदल क्या है, और दूसरा ये डिसाइड करता है कि जब दल बदल जो कर रहा है सदस्य, उस सदस्य को अयोग्य किस आधार पर ठहराया जाएगा या उसको उसके क्या प्रावधान होंगे। ठीक है, तो इन दोनों बातों को यह स्पष्ट करता है। इसी को हम लोकप्रिय शब्दावली में दल बदल कानून कह देते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ भी कह देते हैं। अब कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाएगा तो उसका आधार क्या होगा, उन आधारों को आपको जानना चाहिए। आधार यह होगा कि अगर कोई सदस्य निर्वाचित हुआ है किसी दल के साथ, किसी दल के चुनाव चिन्ह पर या उस दल के सदस्य के रूप में, तो वो स्वेच्छा से अगर दल की सदस्यता त्याग देता है अपने, तो भी वो अयोग्य हो जाता है, सदन में सदस्य के रूप में वो नहीं रहेगा, अपनी सीट नहीं बचा पाएगा। दूसरा प्रावधान क्या हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनाव को जीता है और बाद में चुनाव जीतने के उपरांत वो किसी दल में शामिल हो जा रहा है, तो फिर उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तीसरा बिंदु क्या है? यदि कोई सदस्य सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत जाकर मत देता है, यानी कि वो कोई व्यक्ति है, अच्छा दूसरा, और वोटिंग से पृथक रहता है, यानी कि कोई सदस्य है, वो किसी दल का, किसी पार्टी का मेंबर है और वहां वो सदन में सदस्य भी है। पार्टी ने बताया कि इस विधेयक या इस प्रावधान को लेकर या इस विधेयक को लेकर किसी विषय पर वो इसके खिलाफ वोटिंग करेगी या उसके पक्ष में वोटिंग करेगी, जो भी उसने निर्णय लिया। तो पार्टी के निर्णय के विरुद्ध जाकर अगर उसका कोई सदस्य वोटिंग करता है अथवा वोटिंग के समय वो अवॉइड करता है, वोटिंग के समय वो पृथक रहता है, तो भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और लास्ट पॉइंट एक हो सकता है कि कोई मनोनीत सदस्य है, यानी कोई सदन का सदस्य ऐसा है जो अपॉइंटेड है, वो चुनाव जीत कर नहीं आया है, वो मनोनीत है और मनोनयन के उपरांत वो किसी दल में शामिल हो जाता है, तो भी उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है, तो वो अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो ये अयोग्य घोषित किए जाने के आधार हैं। लेकिन इसके दो अपवाद हैं कि कैसी स्थिति में सदस्यों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। पहला, यदि कोई सदस्य है जो स्पीकर के रूप में या सदन के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण कर लेता है, तो जब वो स्पीकर या सदन के अध्यक्ष के रूप में ग्रहण करता है पद, तो उसको एक निष्पक्ष भाव से सदन की कार्रवाई को संचालित करना होता है, जहां पर वह अपने दलगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए।
तो ऐसी स्थिति में वो चाहे तो अपने दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है, और जब उसके स्पीकर के रूप में उसका कार्य खत्म होता है तो फिर से वो अपने सदन का सदस्य, अपने दल का सदस्य हो जाता है, उसकी सदस्यता बनी रहती है। ठीक है, या बीच में अगर उसकी सदस्यता समाप्त हो गई, अगर वो स्पीकर के रूप में चुना गया और बीच में 2 साल या 1 साल कुछ माह काम करने के उपरांत वो फिर स्पीकर के पद से हट जाता है, तो फिर से वो अपने सदस्य पार्टी का, अपने दल का सदस्य बना रहेगा। दूसरा अपवाद क्या है कि यदि एक साथ किसी दल के 1/3 सदस्य एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने लगे तो भी उनकी सदस्यता बनी रहेगी। ऐसा इस अधिनियम में प्रारंभिक दौर में था, यह अपवाद थे। तो हुआ क्या, अभी इन अपवादों में, ये प्रारंभिक दौर में था, अभी वर्तमान में स्थिति चेंज है, पर तो क्या हुआ कि इंडिविजुअल दल बदल ना होकर, वैयक्तिक दल बदल ना होकर सामूहिक दल बदल होने लगे। क्योंकि एक व्यक्ति अगर एक दल से दूसरे दल में शामिल हो रहा है तब तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जा रही है, लेकिन यदि वो अगर 1/3 सदस्य उस दल के एक साथ बदल ले रहे हैं दल, तब तो बने रह रहे हैं। तो क्या हो गया परिणाम, तो हमको कई उदाहरण ऐसे देखने को मिले कि सामूहिक दल बदल होने लगे, तो ऐसी तो और विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ऐसी फिर इसको करेक्ट करने के लिए फिर से 91वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, 2 प्रावधान इस दल बदल को रोकने के लिए शुरू किए गए। एक तो मंत्री परिषद का आकार निश्चित कर दिया गया कि वो मैक्सिमम 15% ऑफ निम्न सदन, यानी कि जिस भी सदन में, जैसे अगर लोकसभा में है तो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज्यादा मंत्री परिषद में सदस्य नहीं हो सकते, या किसी राज्य में जो विधानसभा है उसके मंत्री 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। तो एक तो लिमिटेशन हो गई कि आप कितने भी पार्टी को तोड़ के अगर लाएंगे तो उनको मंत्री परिषद में स्थान नहीं दे पाएंगे। तो लालच देने का एक इशू जो है वो बंद किया गया। और दूसरा क्या किया गया कि ये जो प्रावधान था, जो अपवाद वाला था, इसको भी अवैध घोषित कर दिया, यानी कि अगर 1/3 सदस्य भी या उससे ज्यादा लोग सामूहिक रूप से दल बदल करते हैं तो भी उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये था अनुसूची 10, जो कि दल विरोधी कानून के रूप में इसको जाना जाता है। उसको आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि वर्तमान में इस अनुसूची की क्या स्थिति है। ठीक है, तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपकी तैयारी में यूजफुल है, कुछ सहायक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों तक भी प्रचारित कीजिए, पहुंचाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।